2024 में लोन लेकर के अमीर कैसे बने। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हमें हमेशा से ये सिखाया गया है कि बड़ा लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड मत यूज करो, अपने आप को कर्ज में मत डालो, जॉब करो, सिक्योरिटी को चेज करो, बिजनेस मत करो, बहुत रिस्की है। लेकिन हर्षद मेहता कहते हैं लाला रिस्क है तो रिस्क है। क्या आपने कभी सोचा है कि धीरूभाई अंबानी के पास अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसा कहां से आया? 1950 में उन्होंने अपना पहला मसाले का बिजनेस शुरू करने के लिए अपने कुछ पैसे बचाए थे, पर उन्हें कुछ और पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ के भाई के साथ मिल करके पार्टनरशिप की और थोड़े और पैसे रेज किए और फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। लेकिन धीरूभाई अंबानी को एक्सट्रीम कंपटीशन भी फेस करना पड़ा, सो ही डिसाइड टू मेक ए गट्सी मूव बाय टेकिंग हिज कंपनी पब्लिक। जनवरी 1978 में धीरूभाई अंबानी 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्वेंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू से बीट किया था। सिंपली मैथ करें तो 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 2 करोड़ 80 लाख। भाई साहब 28 लाख लोग आप पर भरोसा करके आपको बैकअप करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि कितना प्रेशर होता होगा? बट धीरूभाई हैड टेकन द रिस्क एंड बाय द टाइम ही वाज डेड। उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख रुपए को अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बना करके अपनी फैमिली और इंडिया की और भी कई सारी फैमिलीज को जबरदस्त सिक्योरिटी और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने रिलायंस इंडस्ट्री जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। बट इससे पहले आपका यह समझना बहुत जरूरी है कि क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों अमीरों और गरीबों के बीच में एक्सट्रीम पोलैरिटीज है? क्यों 80% दौलत 20% लोगों के पास ही है? क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाते हैं, और वहीं पर क्यों गरीब लोग इतना फोकस हो करके पूरा दिन काम करके पैसा बचा के कंजूसी करने के बावजूद भी एक एवरेज मीडियोकर लाइफ ही जी पाते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं पता, जिसके कारण से हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है? इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिच डैड पुअर डैड में क्लियरली शेयर किया है, जिसको अगर आप अच्छे से समझ करके अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करेंगे तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं। अगर आप इन सभी बुक्स की वीडियो समरी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एक पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, जो है एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब उसकी फॉर्मल एजुकेशन से नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन से है। अमीरों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है और ये फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि यही वो एजुकेशन है जो उनको अमीर बनने में हेल्प करती है। व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर में रॉबर्ट ने 3 मेजर लेसन पर फोकस करने की एडवाइस दी है, जिनको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। टैक्सेस, डेब्ट और फैंटम इनकम। चलो पहले तीनों को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 टैक्स। अमीर और गरीब के बीच में पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्स की वजह से। एक अमीर आदमी ज़्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी एक पुअर और मिडिल क्लास आदमी से कम टैक्स भरता है, और वो भी लीगली। अभी रिसेंटली मैं अपने शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला था और उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि उन्हें इन 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उनके फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें कहते हैं कि अगर वो इन सारे एक्सपेंसेस को अपने ऑफिस के खर्चों पर दिखाएंगे तो उन्हें टैक्स रिडक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि टैक्स गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक मेजर चंक ऑफ इनकम खा जाता है। यूएसए के सर्वे के अनुसार टैक्स उनके खर्चों की लिस्ट में टॉप 3 पर आता है, जो कि उनकी इनकम का लगभग 21% ले लेता है। इसीलिए अमीर लोग जानते हैं कि अगर इनकम का एक बड़ा पोर्शन उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया तो वो मिडिल क्लास और गरीबी वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपली
बिजनेस के नाम पर एक्सपेंसेस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस पे बहुत सा टैक्स कट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चों की स्कूल फीस गई है या फिर नहीं गई, आपके घर में खाना है या फिर नहीं। इससे पहले टैक्स कट जाएगा आपकी सैलरी से, फिर आपको सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस के नाम पर बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसी पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे एक दोस्त ने अभी बिजनेस के एक्सपेंसेस पर खुद के लिए एक आईफोन खरीदा है, क्योंकि हैज आई सेड गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेस लगातार ग्रो करे और अपनी इकोनॉमी बूस्ट हो। इसलिए मेरे फ्रेंड ने पैसे भी बचा लिए और खुद के पर्सनल यूज के लिए आईफोन भी खरीद लिया। और ये हुई ना दोस्तों विन विन सिचुएशन। डेप्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जिसका यूज करके रिच और वेल्दी होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस करेंगे, पर पैसे न होने के कारण वो जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं, बट कंफर्ट जोन में आ जाने के कारण फिर वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं। पर यही सेम लोगों को जब कार, घर, आईफोन जैसी चीज़ें लेने का मन होता है तब ये लोग या तो लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने लिए लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। देखा जाए तो दोस्तों फाइनेंस बड़ा ही सिंपल है। जो चीज़ मेरी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है और जो चीज़ मेरी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाते हैं। आपने सोचा है दोस्तों क्यों? धंधे के लिए। अब धंधे और डेप्ट में क्या रिलेशन है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो होता यह है दोस्तों कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसों को 4 से 5% के इंटरेस्ट रेट पर रखते हैं और इन्हीं लोगों का पैसा एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% के इंटरेस्ट पर हैज लोन उठाता है और फिर वो बिजनेस बिल्ड करता है, जिससे वो 20 से 30% प्रॉफिट कमाता है और फिर 10 से 12% का इंटरेस्ट बैंक को दे करके अपना डेप्ट क्लियर करता है। और फिर बैंक नॉर्मल लोगों को एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट दे करके पैसों को रीपे कर देती है। मतलब उस अमीर आदमी ने लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया। यहाँ पर एक सवाल है जो आपके दिमाग में आएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? ये तो बड़ा रिस्की है। वेल हैज आई सेड अर्लियर, रिस्क है तो रिस्क है। कल आप ऑफिस के लिए निकले, ट्रक ने उड़ा दिया, यू आर डेड। तो रोड पर चलना भी रिस्की है ना दोस्तों, लेकिन फिर भी हम सभी रोड पर चलना बंद थोड़ी कर देते हैं, बस और ज़्यादा अवेयर होकर के चलने लगते हैं। वैसे ही आपको भी कैलकुलेटिव रिस्क ले करके अपने बिजनेस को रन करना है। कैलकुलेटेड रिस्क क्या है और कैसे हम ले सकते हैं? दोस्तों अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए इस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। और इसके लिए हम टारगेट रखते हैं दोस्तों 100 लाइक्स का और 50 कमेंट्स का। अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर के आएंगे। बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं दोस्तों, पहले तो बैंक आपसे पैसे रिकवर करने के लिए ट्राई करेगा। अगर रिकवर नहीं कर पाया तो वो खुद से ही लोगों के पैसे क्लियर कर देगी, क्योंकि बैंक के पास तो आपके ही पैसे है ना। और क्या आपको पता है वो पैसे बैंक को कौन देगा? वो पैसे बैंक को देगी हमारी गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट आज से और ज़्यादा टैक्स लेगी और आपके ही पैसों से आपकी भरपाई होगी। है ना ये अजीब बात दोस्तों? इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे की नहीं बल्कि पैसे बनाने के तरीके के बारे में जानने की जरूरत है। नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहते हैं। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फैंटम इनकम एक भूत की तरह होती है। ये होती तो है पर दिखती नहीं। इस इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को पीस ऑफ रियल एस्टेट खरीदना है जिसका प्राइस 50 लाख रुपए है। तो उसे खरीदने से पहले उसको 20% का डाउन पेमेंट करना होगा और ये डाउन पेमेंट करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद उसे बची है। वहीं पर एक अमीर इंसान खुद के पैसों से कभी भी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा।
वो बैंक से पैसे लेगा और रियल एस्टेट खरीदेगा, और इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचती है वही उसकी फैंटम इनकम कहलाती है। यही वो इनकम है जिसके लिए उस अमीर इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ता। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरों के पैसों को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स बैंक से बोरो करते हैं प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, क्योंकि बोरो करने से वो बड़े से बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं। और यही फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8000 से भी ज़्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज का एम्पायर खड़ा कर दिया। हाउ मनी वर्क्स, यानी कि पैसा कैसे काम करता है। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए तो इंडिया का रैंक फाइनेंशियल लिटरेसी की पोजीशन में 23 पर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 20% ही लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं। क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि क्यों अनिल अंबानी के बैंक में करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो बैंकरप्ट हो गए? क्यों माइक टाइसन, जिन्होंने अपने अर्ली करियर में हद से ज़्यादा पैसे कमाए, वो कुछ टाइम के बाद ही बैंकरप्ट हो गए? बात पैसों की है ही नहीं दोस्तों, बात है उन्हें ढंग से मैनेज करने की। चाय सुट्टा बाजार के ओनर अनुभव दुबे कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते, फिर भी उन्होंने अभी तक 400 से भी ज़्यादा आउटलेट खोले, 150 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, वो भी बिना किसी फंडिंग के, ओनली एंड ओनली बूट स्ट्रैपिंग के बेस पर। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आपको बजटिंग पर ध्यान देना है, अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवाना है, और बुढ़ापे, बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए प्लान करना है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच डू यू कीप, हाउ हार्ड इट्स वर्क फॉर यू एंड हाउ मैनी जनरेशंस यू कीप इट फॉर। रॉबर्ट कियोसाकी। मोस्ट पीपल विल सफर बट इंडिया विल कॉन्कर। आने वाले सालों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ऑथर कहते हैं कि वेस्ट बूढ़ा हो रहा है। यहाँ पर हम मोस्टली बात कर रहे हैं कनाडा, यूएसए और यूरोप की, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ की एज काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। 2 रीजन्स की वजह से वेस्ट काफ़ी स्ट्रगल कर सकता है, और कंट्रीज जैसे कि इंडिया, वियतनाम और चीन आने वाले सालों में अमीर बनने वाले हैं। पहला रीज़न है ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी ग्लोबल हो चुकी है, और कंपनी डेफिनेटली वैसी ही कंट्रीज को चूज कर रही है जहाँ पे प्रोडक्शन फैक्ट्री सेट करना चीपर हो और जहाँ पर लेबर कॉस्ट भी सस्ती हो, जिसकी वजह से एशियन कंट्रीज एक बहुत बड़ा थ्रेट है दूसरी कंट्रीज के लिए। और नंबर 2 है टेक्नोलॉजी। अब बहुत सारे बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो जो कंट्री टेक फ्रेंडली है वहाँ कंपनी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी, और यहीं पे इंडिया के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए, और साथ ही अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर भी फोकस करना होगा, जिससे हम इंडिया को आने वाले सालों में और आगे बढ़ा सकें। तो इंडिया के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में अफर्म कीजिए, तो यस आई विल लिख करके अपना सपोर्ट दिखाइए। और वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।